प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवीश कुमार। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th में फिजिक्स में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु। परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु एक प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने किया था। तो इसमें होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आप यहाँ देखिए हमारे पास चार प्रतिरोध कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब चतुर्भुज में हमारे पास कितने विकर्ण होते हैं? चतुर्भुज में हमारे पास होते हैं दो विकर्ण। चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी और एक कुंजी जोड़ दी जाती है। ये हमारे पास एक धारामापी कौन सी रही, जी, और कुंजी हमारे पास कौन सी रही, K2। तथा इसके दूसरे विकर्ण में जो हमारे पास दूसरा विकर्ण होगा वो कौन सा होगा? दूसरा विकर्ण हमारे पास AC होगा। इसके दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं, एक सेल और एक कुंजी जोड़ देते हैं। ये तो इसकी होती है रचना। आपने कुंजी जोड़ दी, अब समझना यहाँ से, अब सेल क्या करेगा, सेल यहाँ से धारा प्रवाहित करेगा, धारा यहाँ से बिंदु ए तक आएगी। अब बिंदु ए से धारा के लिए दो रास्ते हो जाते हैं, तो एक रास्ता हमारा इस तरफ चला जाता है, हमारे पास क्या हो गया, I1 हो गया, एक इधर हमारे पास कितनी होगी, I2। जो धारा I1 इसमें बहेगी वही धारा I1 इसमें बहेगी, और इधर क्या होगा हमारे पास, इधर जो धारा I2 इसमें बह रही है वही धारा I2 हमारे पास इसमें बह रही है। तो ये होती है इसकी रचना। रचना में क्या होता है कि इसमें चार प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, इसमें चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और फिर चतुर्भुज के एक विकर्ण में क्या करते हैं, एक धारामापी और एक कुंजी जोड़ देते हैं, जबकि दूसरे विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी जोड़ देते हैं। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, चतुर्भुज के चारों विकर्णों के प्रतिरोधों को, चतुर्भुज के चारों विकर्णों के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। कोई विक्षेप न होने की स्थिति क्या हो सकती है, जब बिंदु V और बिंदु D के बीच का जो विभवांतर है वो कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर विभवांतर होगा तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अगर विभवांतर नहीं है, विभवांतर शून्य है, तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं। जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है उस समय जो सेतु होता है वो संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। और सेतु की संतुलन की अवस्था में क्या होता है, सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न का मतलब लगी भुजाओं, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। जैसे इस जो हमारे पास भुजा AB है, AB का प्रतिरोध हमारे पास कितना है, P है। संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P, और इधर हमारे पास BC कौन सी है, Q है, तो P/Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के कैसा होता है, बराबर होता है। तो इधर हमारे पास इसका अनुपात, यहाँ पे प्रतिरोध कितना हमारे पास R है, और यहाँ पे प्रतिरोध हमारे पास कितना S है। तो P/Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। ये व्यवस्था आती है संतुलन की अवस्था में। तो देखिएगा, चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। अवस्था में सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है।
संतुलन की अवस्था में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप समझ गए संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि संतुलन की स्थिति में सेतु की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के कैसा होता है, बराबर होता है। तो आप इधर देखिएगा, एक संलग्न भुजा का प्रतिरोध कितना हमारे पास P है, दूसरा कितना Q है, और इधर R है, और इधर क्या हमारे पास S है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, P/Q बराबर कितना, R/S। इस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अब देखिएगा इसका डेरिवेशन। इसमें क्या होगा, इधर देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, मान लेते हैं कि सेल द्वारा भेजी गई धारा हमारे पास I है, इसमें I1 है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I2 है। तो अब हम आते हैं बंद पास में। बंद पास कौन सा रहेगा, बंद पास ABDA में यूं चलेंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें लगेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, बंद पास का नियम होता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराएं और उनकी संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के कैसा होता है, बराबर होता है। अगर हम बंद पास ABDA में चले जाएं तो ABDA में यहाँ पे बहने वाली धारा हमारे पास कितनी है, I1, और प्रतिरोध कितना हमारे पास P है। तो अभी हम किस तरफ जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे। अच्छा, फिर इधर हमारे पास क्या होगा, और इधर हमारे पास जब हम इधर से इधर लौट के आते हैं तो हमारे पास प्रतिरोध कितना हमारे पास है, R है। लेकिन धारा किस तरफ जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। तो I1P माइनस I2R, इस पर कोई विद्युत वाहक बल तो लगा नहीं, सेल तो यहाँ लगा नहीं है। तो इट मीन्स विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो I1P और माइनस का I2R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं इधर देखो, बंद पास ABDA में किरचॉफ की द्वितीय नियम से आ जाइएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो इसमें बहने वाली धारा कितनी हमारे पास, I1, प्रतिरोध कितना P, तो I1 इंटू P, और माइनस कितना हो जाएगा I2 इंटू R। कारण क्या रहेगा, इधर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं और इधर से क्या होता है, हम धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, I1P माइनस I2R इस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, I1P इज इक्वल टू I2R, समीकरण नंबर 1। क्लियर।
अब हम देखते हैं बंद पास दूसरे। अब हम आते हैं बंद पास बी सी डी बी में। इधर भी हम पहले क्या करेंगे, धारा की दिशा में जाएंगे यूं करके, फिर इधर क्या होगा, धारा हमारी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो आप प्रतिरोध, और हमें किस तरफ जा रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे। अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो क्या रहेगा हमारे पास I1Q और माइनस का I2S बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो बंद पास कौन सा रहेगा, बंद पास रहेगा बंद पास बी सी डी बी में। बंद पास बी सी डी बी में। किरचॉफ की द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में कितना हो जाएगा हमारे पास, I1 इंटू क्यू और माइनस I2 इंटू एस बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या रहेगा, I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। I2S को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, I1Q इज इक्वल टू I2S। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या रहा, सेकेंड रहा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा देंगे। देखिएगा आप, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर तो कितना हो जाएगा हमारे पास, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये रहा आपके पास P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु। तो क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु एक प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा क्या होता है, किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूंगा आपको। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी और एक कुंजी जोड़ दी जाती है, जबकि दूसरे विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी जोड़ दी जाती है। और चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, और धारामापी में जब कोई विक्षेप नहीं होता तो सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। और संतुलन की अवस्था में सेतु किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो आपके पास जो निकल के आई है, शर्त निकल के आई है, तो सेतु की संतुलन की अवस्था की शर्त निकल के आई है। क्या निकल के आई है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसमें हमें अगर कोई 3 प्रतिरोध हमें पता होते हैं तो हम चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।